So hello viewer, it's me Manu Ishu and welcome to my channel Manu Ishu ACCA classes. In today's video, we are going to do consolidated financial statement of F7. So if you are watching my video for the first time, please like and subscribe to my channel and share it among your friends. Okay. So before starting the questions, um, मे बी मेरे किट में नंबरिंग डिफरेंट होगा, आपके किट में नंबरिंग डिफरेंट होगा, बट आई थिंक क्वेश्चन इज द सेम ऑलमोस्ट. सो ठीक है, आप नंबरिंग पे ना जाए, just focus on the questions. So question number first, what the question is: Peter owns 100% of share capital of following company and director are unsure of whether the investment should be consolidated into the group financial statement or not. Okay. Identify whether the following company should be consolidated or not. Okay, so there are few exemption given to the parents from preparation of the group financial statement. The condition is one where the parent is itself or partially owned subsidiary and its owner. Okay, in that case, ओके, इन दैट केस इट मीन्स पेरेंट्स इफ अगर होली या फिर पार्शियली किसी का सब्सिडरी है, इन दैट केस में उसको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. उसको जो एक्वायर किया होगा उसका जो पेरेंट होगा वो प्रिपेयर करेगा. सो हियर इस केस में हम लोग प्रिपेयर नहीं करेंगे. फिर दूसरा है कि इफ पेरेंट डेप्ट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आर नॉट ट्रेडेड इन अ पब्लिक मार्केट, अगर पब्लिक मार्केट में या फिर स्टॉक एक्सचेंज में ही अगर उसका डेप्ट या इक्विटी कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, उस केस में भी वी आर पेरेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट. थर्ड, the parent did not file its financial statement with the Security Commission or other regulatory organization for the purpose of issuing any class of instrument in the public market. अब यहाँ पे सिक्योरिटी कमीशन या फिर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स लाइक जैसे आपका इंडिया में सेबी है और नेपाल में भी आपका सेबोन है ना. तो इस केस में अगर पेरेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है इनके साथ, इन दैट केस आल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या कहता है? तो बेटा इज आई मीन फर्स्ट स्टेटमेंट, Beta is a bank and its activity is so different from the engineering activity of the rest of the company then that it would be meaningless to consolidate it. अच्छा, तो इस केस में कंसोलिडेट अगर क्या बोलता है, पेरेंट के पास एक रीजन है, वो विश कर सकता है या फिर नहीं, आई मीन मे नॉट विश टू कंसोलिडेट सम सब्सिडरीज. रीजन हो सकता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द सब्सिडरी या फिर पुअर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सब्सिडरी. थर्ड होगा आपका डिफरेंट एक्टिविटीज है सब्सिडरी से. इस केस में विश अगर उसका मन हुआ नहीं प्रिपेयर करने का, नहीं प्रिपेयर कर सकता है, बट टोटली उसको एग्जेम्पशन नहीं मिला हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा, बट पेरेंट पे डिपेंड करता है वो चाहता है कि नहीं. तो तीन कंडीशन है: if the subsidiary having a poor performance of a poor financial position or different activity from the parent, in that case parent wish करेगा कि मुझे prepare नहीं करना है, so parent may not wish to consolidate some of subsidiaries due to the reason I told earlier. ठीक है, यहाँ पे consolidate होगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है? डेल्टा इज लोकेटेड इन अ कंट्री वेयर लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर कंपल्सरी एंड दीज आर नॉट कंपैटिबल विद द आईएफआरएस स्टैंडर्ड यूज्ड बाय द रेस्ट ऑफ द ग्रुप. सॉरी. यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो पीटर ओन करता है डेल्टा कंपनी को, ठीक है, इवन तो उसके वो अपने लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रिपेयर कर रहा है, फिर भी उसको आईएफआरएस के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, पेरेंट्स सो दैट कि अपना कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर कर पाए. इसके लिए उसको वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो पेरेंट के लाइक आईएफआरएस जो भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड उसमें कन्वर्ट करके उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, कि यहाँ पे भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? गामा इज लोकेटेड इन अ कंट्री वेयर मिलिट्री ग्रुप हैज टेकन प्लेस एंड पीटर हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर. अब यहाँ पे कंट्रोल ही लूज कर रहा है पेरेंट और सब्सिडरी के लिए. कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो यहाँ पे कंट्रोल ही लूज कर रहा है, सो हियर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड, आई मीन नहीं प्रिपेयर करेगा. ठीक है, क्योंकि कंट्रोल ही पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशन ही नहीं दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं जरूरी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
what's the requirement, how would the purchase be reflected in the consolidated statement of financial position. Okay, generally हम लोग इन्वेस्ट करते हैं सब्सिडी में इन विच इज रिप्लेस्ड बाय द गुडविल while presenting in the consolidated financial position, है कि नहीं। जो भी हम लोग अमाउंट इन्वेस्ट किए रहते हैं उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं गुडविल, और उसको गुडविल को शो करते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, राइट। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, fair value paid by the parent and fair value of NCI at acquisition less net asset at acquisition, है ना। या फिर इम्पेयरमेंट रहा, गुडविल इम्पेयरमेंट, वो भी लेस करेंगे। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, बस हम लोग को दिया हुआ है नेट एसेट एट द डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है और आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। अब देखो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है और उसका नेट एसेट है उससे कम पे कर रहे हो, इट मीन डिस्काउंटिंग है, नहीं डिस्काउंट तो मिला, डिस्काउंट तो नहीं कह सकते, इसको हम लोग बार्गेन परचेज कहते हैं। आई थिंक बुक में एक टर्म है, आई थिंक बार्गेन परचेज ही है कि परचेज बार्गेनिंग ऐसे है। तो हम लोग को तो फायदा ही हुआ ना, है ना। हम लोग को तो कम प्राइस में मिला, जितना उसका नेट एसेट है उससे भी कम में हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोग को फायदा ही हुआ। तो जितना कितना का डिफरेंस है, 1.2 मिलियन, है ना। ये 4000 है, यहाँ पे 30 कॉमन लिया हुआ है, 4 मिलियन, और आपने पे किया 2.8 मिलियन, इट मीन 1.2 मिलियन का आपको फायदा हो रहा है ना। So record the net asset at their above value and credit profit or loss with 1.2 million। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। क्योंकि मैं बता दिया, क्योंकि आपने उसको कम प्राइस, आपका उसका नेट एसेट 4 मिलियन था, आप उसको एक्वायर कर लिए ओनली 1.2 मिलियन में, सॉरी 2.8 मिलियन में, आपको तो फायदा ही हुआ 1.2 मिलियन का। सो इट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट और लॉस विथ 1.2 मिलियन। और सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, रिकॉर्ड द नेट एसेट एट ए वर्क वैल्यू एंड क्रेडिट गुडविल विद 1.2 मिलियन। अब तो यहाँ पे गुडविल क्या बोलते हैं, जब नेट एसेट ही ज्यादा है तो गुडविल भी तो नेगेटिव में आएगा ना, है ना। गुडविल की बातें नहीं आती ना यहाँ पे। तो गुडविल कैसे क्या होता है, जो आप जिसका उसका नेट एसेट इफ लाइक कम है बट आप ज्यादा पे कर रहे हो, दोनों का डिफरेंस ही गुडविल होता है ना। तो ये भी नहीं होगा। सो सी क्या है, इग्नोर द इंटेंजिबल एसेट and record the remaining net asset at their value shown above and credit profit or loss with 700। नेट एसेट को भी इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी गलत होगा। and record the purchase as a financial statement asset investment as 2.8 million। तो फाइनेंशियल एसेट का जो इन्वेस्टमेंट हम लोग की, आई एम सॉरी, परचेज जो हम लोग किया है हम लोगों ने, वो हम लोग रिप्लेस करते हैं गुडविल से, तो ये भी गलती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, which of the following definition is not included with the definition of control for IFRS 10 consolidated financial statement। ओके, तो कंट्रोल के लिए बेसिकली 3-4 पॉइंट बुक में भी दिया हुआ है, यू कैन फाइंड इन द बुक। तो IFRS 10 के अकॉर्डिंग कंट्रोल कंप्रोमाइज ऑफ द फॉलोइंग 3 एलिमेंट। द फर्स्ट इज पावर ओवर द इन्वेस्टी, एंड सेकेंड होगा आपका एक्सपोजर और राइट टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम द इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी, एंड थर्ड होगा एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर इन्वेस्टी टू इफेक्ट द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टर रिटर्न। ठीक है, ये 3 दिया हुआ है आपके पास, 4 ऑप्शन है, एक इसमें एक डेफिनेशन में नहीं है, तो वो क्या है, हैविंग पावर ओवर द इन्वेस्टी ये तो है, हैविंग एक्सपोजर और राइट टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट विद द इन्वेस्टी, ये भी है। सी हैविंग द मेजॉरिटी ऑफ राइट इन मेजॉरिटी ऑफ शेयर इन द इन्वेस्टी, सी ऑप्शन नहीं है, इनफैक्ट डी भी आपका उस डेफिनेशन में इंक्लूड किया हुआ है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, so 144, what is the deferred consideration liability to liability be at 31st December 20x2? Okay, the one deferred consideration means like when the parent acquired a subsidiary, parent might offer a cash consideration, cash offer कर सकता है subsidiary को लेते वक्त, या फिर शेयर कंसिडरेशन, ठीक है, शेयर का भी हम लोग ने एफए में पढ़ा हुआ है, या फिर कैश प्लस शेयर कंसिडरेशन बोथ भी कर सकता है, और दूसरा डिफर्ड कंसिडरेशन भी कर सकता है, एक आपका कंटीजेंट कंसिडरेशन भी है, ठीक है। ये दोनों न्यू एडेड हुआ है, आई मीन हम लोग अब स्किल लेवल में तो थोड़ा एडवांस भी पढ़ेंगे। तो आपका डिफर्ड कंसिडरेशन मीन्स लाइक आपका इतना ईयर्स टाइम में मैं आपको इतना पे करूंगा कह के, वो एक अमाउंट दिया होगा, ईयर्स भी दिया होगा, ठीक है। तो सपोज आप 3 साल के बाद 2 लाख पे करोगे, इतना बोल दिए हो, ठीक है। और कंटीजेंट कंसिडरेशन इन द लाइक अगर मेरा ये चीज हुआ तो दूंगा, नहीं हुआ
तो नहीं दूंगा, ऐसे वाला प्रोबेबिलिटी रहेगा। अगर वो क्राइटेरिया मीट हो जाती है तब आप वो पे करोगे, अगर नहीं मीट होती है तो नहीं पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप बोल दोगे सब्सिडरी को मेरा इतना प्रॉफिट हुआ अगले साल तो मैं आपको इतना पे करूंगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं पे करूंगा। ऐसे हो गया कंटीजेंट वाला कंसिडरेशन। डिफर्ड कंसिडरेशन में क्या होता है, मैंने अभी बोला, फिर से बोलती हूँ कि आपको 3 साल के बाद मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, और बोल देगा आप 200,000 कह सकते हैं। इन दैट केस क्या होता है, वो 200,000 आपका फ्यूचर वैल्यू, उसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एक्वायर किया वो डेट लिखते हैं पहले। सो क्वेश्चन नंबर इज 144। ओके, सो पी कौन है, पेरेंट। पेरेंट एक्वायर्ड 80% शेयर एस मतलब सब्सिडरी। अब कब एक्वायर किया है, ऑन 1 Jan 20x1, ठीक है। एंड पार्ट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन वाज 200,000 कैश टू बी पेड ऑन 1 जनवरी 20x4, मतलब x4 में पे करेगा 200,000। अभी 20x1 में एक्वायर किया है तो कितने साल के बाद पे करेगा, x2 x3 x4, मतलब 3 साल के अंदर वो पे करेगा 200,000। 200,000 इज द फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। उसको हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया हुआ है, तो प्रेजेंट वैल्यू का जो हम लोग एमए में पढ़े हुए थे F2 में, हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारा 200,000 फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा रहे हैं, इनटू करेंगे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 10% का पावर 3। तो कितना आ जाएगा आपका, 200,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.10 का पावर 3, इसको राउंड अप कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट वैल्यू। अब इस पे इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनेंस कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसका एक सेकेंड ना, ये हमारा ईयर, अब इस पे हम लोग तो फाइनेंस कॉस्ट पे करेंगे ना, तो ईयर 1 के लिए हमारे क्या हो जाएगा फाइनेंस कॉस्ट, ईयर 1 के लिए हमारा हो जाएगा इसका 10%, ठीक है। और अब नेक्स्ट ईयर जब हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको भी मैं राउंड अप कर देती हूँ, ओके। अब जो नेक्स्ट ईयर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इन दोनों पे ऐड करके चार्ज करेंगे, ठीक है। सो ईयर टू का हमारा क्या हो जाएगा, इसका 10%। क्वेश्चन क्योंकि हम लोग को ईयर 2 का पूछ रखा है, आप डेट देखोगे ना 20x2 का पूछ रखा है, ये हमारा 31 दिसंबर 20x1 का हो गया, और ये हमारा दिसंबर 20x2 का हो गया। तो हम लोग डिफर्ड कंसिडरेशन जो ईयर 2 में दिखाएंगे वो ये वाला प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। ये बोल्ड कर देती हूँ मैं। अब ईयर थ्री में अगेन फाइनेंस कॉस्ट में, ये इसका आप डबल एंट्री भी कर सकते हो, डेबिट फाइनेंस कॉस्ट, क्रेडिट डिफर्ड कंसिडरेशन, जो कि एनसीएल में जाएगा, ठीक है। ये इस पर 10%, ठीक है। तो इसको करने के बाद इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 2,02,00,000 आएगा, जो कि फ्यूचर वैल्यू है, उस टाइम मैंने बोला था। तो ऐसे करके हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। 200 को पहले हम लोग उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू से फॉर ईयर ऐसे करके हम लोग फ्यूचर वैल्यू ले जाएंगे। तो 200,000 एग्री किया कि 3 इयर्स टाइम में पे करेगा, तो फर्स्ट ईयर में पहले हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिए। अब इस पे हम लोग 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्लाई करते हैं, सो दैट वी गॉट इतना। अब इन दोनों को दिखाएंगे हम लोग डिफर्ड कंसिडरेशन में, दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देती हूँ।
ये डिफर्ड कंसिडरेशन हम लोग ये दिखाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इस पे ये वाले अमाउंट पे चार्ज करेंगे 10%, हम लोग को इतना आएगा फाइनेंस कॉस्ट। फिर इन दोनों को जोड़ के इस पे नेक्स्ट ईयर चार्ज करेंगे फाइनेंस कॉस्ट। तो एट द एंड ऑफ द 3 ईयर हम लोग को टोटल अमाउंट हो जाएगा 200,000, ऐसे करके दिखाना है। इट मीन्स हम लोग को ईयर 2 का क्वेश्चन में पूछ रखा है, सो 18 ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 145, Philip, what were the net asset of Stanley on acquisitions? Okay, नेट एसेट हम लोग सब पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 145। ओके, सो फर्स्ट हम लोग वर्किंग 1 करते हैं। आपको 5 वर्किंग जो हम लोग करते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप अभी से प्रैक्टिस बना लो, अब तो एक्सेल में भी लिखना पड़ेगा। सो अच्छा है कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लो इस चीज का। स्ट्रक्चर, ग्रुप स्ट्रक्चर में पहले कौन, पी आपका फिल्प, पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड कितना 85% किसका, एस मतलब स्टैनले जो कि सब्सिडरी है, और डेट भी दिया हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 20x1। ईयर इंड क्या है हमारा, वो भी दिया हुआ है, ईयर इंड इज 31 दिसंबर 20x1। सो टाइम ऑफ एक्विजिशन टीओ कितना हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इट मीन 3 मंथ है। ठीक है, और क्या हम लोग ले सकते हैं इतना रहने देते हैं। उसके बाद वॉकिंग 2 हम लोग करते हैं, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट फेयर वैल्यू। ठीक है, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। सो हम लोग लेंगे एट एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग डेट, एंड इन दोनों का डिफरेंस पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट वी विल राइट शेयर कैपिटल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सिडरी का। सो 200,000 दोनों पे सेम होगा आपका 200,000। ठीक है, देन वी हैव रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग आपको दिया हुआ 31 दिसंबर 20x1, दैट इज अ रिपोर्टिंग डेट 180,000। ठीक है, और आपको एक्विजिशन रेट का आपको प्रॉफिट दिया हुआ निकालना पड़ेगा, ये मिड ईयर एक्विजिशन है। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को रिटेन अर्निंग क्वेश्चन में प्रोवाइड किया वो रिपोर्टिंग डेट का है, और हम लोग को एक्वायर किए हुए 3 मंथ हुआ है, टाइम ऑफ एक्विजिशन 3 मंथ लिखा है ना। तो यहाँ पे हम लोग 3 महीने का प्रॉफिट घटा देंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर भी आपको दिया हुआ है, दैट इज द 36,000 गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी, इनटू 3 डिवाइड बाई 12, तो 171,000 आ गया। सो इसको माइनस कर देते हैं, इसको भी माइनस कर देते हैं। ओके, सो ओके, अच्छा, ये 180,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये आपका हो जाएगा 180,000 माइनस 36,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12। अब इन दोनों को माइनस करो, और कुछ इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं है, नहीं और कुछ तो नहीं दिया हुआ है। ओके, 29,000 सॉरी माइनस क्यों कर रही हूँ, प्लस ही होगा ना, 371,000 प्लस दिस। तो क्वेश्चन आपको नेट एसेट ऑफ स्टैनले जो कि सब्सिडरी है ऑन एक्विजिशन पूछ रहा है। सो आंसर इज 371,000। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गई। तो बेसिक चीजें लाइक हम लोग उसमें भी पढ़े हुए एफए में, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट विल बी यूज्ड इन गुडविल कैलकुलेशन इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जीएचआई। क्वेश्चन नंबर आपका 146। ठीक है, तो 146 में GHI acquired
800,000 of JKL 1 million share. It means 800,000 एक्वायर कर रहा है आउट ऑफ 1 million. It means 80%. ठीक है, so 80% share of JKL ऑन कब 30 जून 20x4 को. ठीक, एंड उसके बाद GHI issued 3 share for every 4 share acquired in JKL on 30 June 20x4. The market price of GHI share was 3.80 and the market price of JKL share was $3. GHI agreed to pay 550,000 in cash to existing shareholder on 30 June 20x5. GHI borrowing rate was 10% per annum. GHI paid professional fee of 100,000 for advice on acquisition. Okay, तो फर्स्ट पहले शेयर एक्सचेंज हुई है, राइट? तो शेयर कंसिडरेशन, अब पहले शेयर कितना लिया है वो हम लोग क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 800,000 दिया हुआ क्वेश्चन में. ठीक है, और 800,000 दिया हुआ है और कुछ है क्या आप? ओके, इनटू फिर 2:3 रेशियो में एक्सचेंज हुआ है. आपका 2:3 बोले, 3:4, 3:4. वो अपना 3 शेयर इश्यू किया और 4 उसका लिया. ठीक है, जीते इश्यूड 3 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर एक्वायर्ड इन द JKL, जिसका मार्केट प्राइस कितना है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. GHI का मार्केट प्राइस लेंगे, दैट इज 3.80. ठीक है, तो ये हो जाएगा 800 123 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.80. ठीक है, सो शेयर कंसिडरेशन ये हो गया. उसके बाद में आपका डिफर्ड कंसिडरेशन भी है. डिफर्ड कंसिडरेशन क्या बोला है कि वो पे करेगा 550,000 इन कैश टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 30 June 20x5. अभी क्या चल रहा है, 20x4 में वो उसने एक्वायर किया, मतलब 1 साल के बाद वो पे करेगा 550,000. अब उसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में पहले लेके आएंगे. हम लोग को बोरोइंग रेट भी दिया हुआ है, दैट इज 10%. तो मैंने उस टाइम बताया था ना, 550,000 लेंगे इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% का पावर 1 ही होगा क्योंकि 1 साल है. उसके बाद इधर कैलकुलेट करेंगे 550,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% का पावर 1. सो 2,780,000 आपका, ये आपको टोटल परचेस कंसिडरेशन TPC कहेंगे. ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा जो हम लोग गुडविल निकालते वक्त यूज करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एडजस्टमेंट टू द इन्वेंटरी दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ MNO एट द ईयर एंड रिजल्ट फ्रॉम दिस सेल. ओके, क्वेश्चन क्या है, MNO has 75% on subsidiary PQR. During the year, MNO sold inventory to PQR for an invoice price of 800,000. PQR have since sold 75% of that inventory to third party and the sales was at markup of 25% on the cost to MNO. PQR is only subsidiary of the MNO. तो MNO पहले हम लोग यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, जाओ. ठीक है, वो और क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन 147 ये. तो यहाँ पे MNO एक्वायर्ड कर रहा है 75% शेयर किसका, PQR का. इट मीन्स आपका MNO पेरेंट कंपनी है, PQR इज सब्सिडरी कंपनी, राइट. और उसके बाद बोलता है MNO सोल्ड,
ड्यूरिंग द ईयर एमएनओ सोल्ड इन्वेंट्री टू पीक्यूआर, मतलब पेरेंट सोल्ड कर रही है सब्सिडरी को, है ना। मतलब यहाँ पे लिख देती हूँ एमएनओ सोल्ड पीक्यूआर। यहाँ पे पेरेंट अगर सब्सिडरी को सोल्ड कर रही है, ठीक है, तो उसके बाद फॉर एन इनवॉइस्ड प्राइस ऑफ 800,000, अब इनवॉइस का प्राइस 800,000 मीन्स आपका सेलिंग प्राइस इज 800,000 ठीक है। और इसमें से 75% थर्ड पार्टी को बेच दिया है पीक्यूआर ने। अगर सारा का सारा गुड्स बेच देगा तो हमारा पॉप का केस ही नहीं आएगा, है ना। बट इसमें 75% ओनली बेचा हुआ है, 25% स्टिल अभी इन्वेंट्री में रखा हुआ है। तो ये तो जब तक पूरे के पूरे थर्ड पार्टी को सोल्ड ना हो जाए तब तक ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा। तो हम लोग पॉप कैलकुलेट करेंगे। पॉप कैलकुलेट करेंगे कैसे, 800,000 में से 75 बिक गया, इट मीन 25% रिमेनिंग है। और इसमें मार्कअप चार्ज हुआ है 20 मार्कअप किस पे चार्ज होता है, कॉस्ट पे। और आपका सेलिंग, जब मार्कअप अगर दिया रहता है तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 125%, ठीक है। और आपको इतना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो सफिशिएंट है पॉप कैलकुलेट करने के लिए। तो पॉप का अमाउंट क्या हो जाएगा, 800,000 इंटू 25% इंटू 25 डिवाइडेड 125, 40,000। अब ये पेरेंट सोल्ड कर रहा है सब्सिडी को, ये पॉप कहाँ से डिडक्ट होगा, ये पॉप आपका डिडक्ट होगा वर्किंग फाइल, दैट इज द ग्रुप रिटेन अर्निंग से। अगर सब्सिडी सोल्ड कर रहा होता पेरेंट को, उस केस में हम लोग वर्किंग टू से डिडक्ट करते हैं एट रिपोर्टिंग डेट से। बट यहाँ पे पेरेंट सोल्ड कर रहा है सब्सिडी को, सो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। So 148. What is the carrying amount of property, plant and equipment in the consolidated statement of financial position of the waste as at 31st December 20x6? ठीक है। So waste has a 75% subsidiary life and is preparing a consolidated statement of financial position as at 31st December 20x6. The carrying amount of PPE in the two companies as the date was as follow. On 1 January 20x6, Life has transferred some property to Waste for 40,000. At the date of transfer, the property which had cost 42,000 had a carrying amount of 30,000 and remaining useful life of 5 years. Okay. तो हमारा एक पॉप होता है जब इन्वेंट्री सोल्ड कर दे तब कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा एक होता है नॉन करेंट एसेट, जब पेरेंट और सब्सिडरी एक दूसरे को बेचते हैं उसमें प्रॉफिट चार्ज किए होते हैं। तो वो तो थर्ड पार्टी को तो इमीडिएटली सोल्ड नहीं होगा, वो तो लाइफ आई मीन कुछ साल तक उसमें दिखेगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे भी पॉप कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई विल शो यू। सो क्वेश्चन नंबर इज 148, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विदाउट ट्रांसफर, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे विथ ट्रांसफर, ओके। और यहाँ पे डिफरेंस, ये तीन हम लोग कॉलम बना लिए। इससे पहले हम लोग जब एफए पढ़े थे तो उसमें तो ये हम लोग ने देखा था एसेट दोनों को ऐड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो बट कौन किसको सोल्ड कर रहा है, लाइफ कौन है आपका, सब्सिडरी। इट मीन सब्सिडरी सोल्ड कर रहा है एनसीए पेरेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे नेट बुक वैल्यू एट ट्रांसफर डेट क्या है, विदाउट ट्रांसफर क्या होता है उसका बुक वैल्यू। अब आगे दिया हुआ है आप क्वेश्चन में आपको कि द लाइफ हैड ट्रांसफर सम प्रॉपर्टी टू वेस्ट फॉर 40,000, ठीक है, एंड एट द डेट ऑफ ट्रांसफर विथ which had a cost of 42,000 and had a carrying amount of 30,000 and remaining useful life of 5 years. So it means carrying amount 30,000 है without transfer, ठीक है।
उसके बाद में विथ ट्रांसफर के बाद कितना हो गया 40,000, दोनों का डिफरेंस 10,000, ठीक है। और लेस इसमें से करेंगे डेप्रिशिएशन। अब एक और चीज मैं भूल गई, सॉरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कब ट्रांसफर किया है? ऑन 1 Jan 20x6 और हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 20x6, मतलब एक साल हो गया। अगर ये आई मीन मंथली वाइज होता है तो उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन को भी मंथली वाइज कैलकुलेट करते हैं ना, इसीलिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। सो डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये नेट बुक वैल्यू, रिमेनिंग लाइफ कितना? 5, इसका 6,000 आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस डाल देती हूँ, तो ये आपका ये हो जाएगा, इसको भी डिवाइड बाई 5 करेंगे एंड इन दोनों का डिफरेंस जो होगा हम वो होगा 2,000, ठीक है। उसके बाद में नेट बुक वैल्यू एट रिपोर्टिंग डेट, इन दोनों को माइनस करने के बाद अमाउंट है 24,000, इन दोनों को माइनस करने के बाद अमाउंट 32,000 और इन दोनों के अमाउंट है 8,000। अब ये क्वेश्चन पे ना कि मैं कुछ और चीज एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो यू कैन इजिली सॉल्व। ये फर्स्ट 10,000 है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस पीयूपी, ठीक है। और ये ग्रॉस पीयूपी ये हमारा हो गया एक्सेस डेप्रिसिएशन एंड ये हो गया नेट पीयूपी पॉप, ठीक है। अब ये ग्रॉस पब के लिए हम लोग पहले देखेंगे कौन किसको सोल्ड कर रहा है। इस केस में तो सब्सिडरी सोल्ड कर रहा है पेरेंट को, तो अगर पेरेंट कर रहा है सब्सिडरी को उस केस में इसको हम लोग डिडक्ट करेंगे फ्रॉम ग्रुप अर्निंग, सॉरी ग्रुप रिटेन अर्निंग, दैट इज द वर्किंग 5। अगर सब्सिडरी पेरेंट को सोल्ड कर रहा है इन दैट केस वी विल डिडक्ट इट फ्रॉम द नेट एसेट, दैट इज द वर्किंग 2, ठीक है, एट रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। ये हो गया। और एक्सेस डेप्रिसिएशन, अब ये एक्सेस डेप्रिसिएशन कौन चार्ज कर रहा होगा? जो बाइंग एंटिटी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाइंग एंटिटी कौन है? पेरेंट। तो पेरेंट के ग्रुप रिटेन अर्निंग में जाके हम लोग इसको ऐड कर देंगे। और जो नेट पप है, नेट पप को हम लोग डिडक्ट करेंगे जब हम लोग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते वक्त दोनों का नॉन करंट एसेट ऐड करेंगे ना, वहां से डिडक्ट करेंगे नेट पॉप को, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग को यही पूछा है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पीपीई का कैरिंग अमाउंट क्या होगा? तो इन दोनों को तो ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 360,000, 30 कॉमन, इट मीन 360, 360 में से माइनस करेंगे 8, इट मीन 352। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा पीपीई के लिए दिखा देती हूँ मैं आपको 360, क्योंकि 30 ऑलरेडी कॉमन है, 300 प्लस 60 माइनस 8, सो 300 प्लस 60 माइनस 352 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके। Which two of the following situations are unlikely to represent control over an investee? Okay. Owing 55% and being able to elect 4 of the 7 director. तो obvious it means more than 50% डायरेक्टर को वो इलेक्ट कर पा रहा है, so it parent is having control, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है? Owing 51% but the constitution required decision need to unanimous consent of the shareholder. अब डिसीजन ही सब क्या बोलते हैं बाकी शेयर होल्डर से कंसेंट करके ले रहा है, इट मींस नॉट हैविंग द कंट्रोल, तो एक बी हो जाएगा जिसपे कंट्रोल नहीं है। और सी आपका having currently exercisable option which would take the shareholder in the investee to 55%। तो यहाँ सिर्फ आपका बोल रहा है having currently exercisable option which would take the shareholding in the investee to 55%, मतलब more than 50% है तो parent subsidiary का relation obviously establish होगा। So D क्या कह रहा है? Owning 40% of the share but having majority of voting right within the investee। ऑब्वियस, इवन तो आप लेस देन 50% ऑन कर रहे हो बट आपके पास मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट है, तो इट मीन्स तभी भी पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है,
ठीक है। और लास्ट वाला क्या कहता है, ओविंग 35% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स एंड 80% ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ द इन्वेस्टी। तो 35% लेस देन 50% ऑन करे, बाकी कंट्रोल वाला कुछ आपको हिंट नहीं दिया हुआ है, तो एज्यूम करेंगे एसोसिएट है, ठीक है। और 80% ऑफ प्रीफरेंस शेयर ऑन कर रहा है, नॉट द वोटिंग शेयर, इसीलिए ये भी आपका पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होगा, सो कंट्रोल नहीं होगा। सो आपका बी और ई आपका आंसर हो जाएगा। ओके 150, identify if the following will be recognized as a part of the cost of investment in subsidiary. An agreement to pay further 30,000 if the subsidiary achieve a operating profit of over 100,000 in the first 3 years after the acquisition. ऑब्वियस मैंने उस टाइम कंटीजेंट कंसिडरेशन के बारे में बताया था ना, कि अगर ये चीज पूरा हुआ तो मैं पे करूंगा, नहीं हुआ तो नहीं पे करूंगा। इट मीन सर्टेन क्राइटेरिया अटैच होगा उसके साथ, अगर वो मेट हुआ तो आपको पे करना पड़ेगा, नहीं मेट हुआ तो नहीं पे करना पड़ेगा, 50-50 चांस होगा प्रोबेबिलिटी की तरह। तो ये वही कंसिडरेंस कंटीजेंट कंसिडरेशन है, इट मीन ये इंक्लूड होगा in the cost of investment, and professional fee of 10,000 in connection with the investment. ये कोई फी वगैरह हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, so not included in the cost of investment. 151. Peter acquires 80% share capital of Paul on 1st August 20X and is preparing its group financial statement for the year ended 31st December 20X. How will Paul result will be included in the group financial statement of profit or loss? ये आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन, जब नीचे का क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस का करेंगे तो मैं उसको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी इसको। तो अभी हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन वाला कर लेते हैं बस। Which of the following would result in the unrealized profit within the group scenario? ओके अनरियलाइज प्रॉफिट कब आता है, जब थर्ड पार्टी को गुड सोल्ड नहीं होता है, कुछ बच जाता है इन्वेंट्री में, उस केस में, और पेरेंट और सब्सिडरी जब एक दूसरे को गुड बेचते हैं उस केस में। तो parent sell a building originally cost 800,000 to his subsidiary for 900,000 and the subsidiary still hold this asset at the date of the consolidation. तो आपका यही अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ये विदाउट ट्रांसफर, ये यही वाला केस है जो ये अनरियलाइज प्रॉफिट राइज होगा, हम लोग को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा इस केस में। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। A parent cell building originally cost 800,000 to the subsidiary for 900,000 and the subsidiary has sold this asset before the date of consolidation. So ये asset sold हो गया है बाहर तो थर्ड पार्टी को, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट रियलाइज कहेंगे, तो ये हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट में काउंट नहीं करेंगे। ठीक, क्या कहता है, पेरेंट सेल गुड्स विच ओरिजिनली कॉस्ट 14,000 टू सब्सिडरी फॉर 18,000 एंड द सब्सिडरी सोल्ड ऑल ऑफ दिस गुड्स एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। यहाँ पे भी सारा गुड्स थर्ड पार्टी को सोल्ड हो गई है, तो यहाँ पे भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट रियलाइज हो गई है। So D क्या कहता है, तो आप parent sell goods which originally cost 14,000 to associate for 18,000 and the associate has sold all of these goods at the date of consolidation. ये आपका पॉप का केस पेरेंट और सब्सिडियरी के बीच में आता है, एसोसिएट के बीच में नहीं, ठीक है। ओके 153. Identify whether the following fact about impairment are true or false. Okay, impairment will always be deducted in the full from the parent return earning. नहीं, गुडविल इम्पेयरमेंट हम लोग प्रोपोर्शन करते हैं, पेरेंट का जितना परसेंटेज होगा उतना हम लोग ग्रुप रिटेन अर्निंग से माइनस करेंगे, दैट इज वर्किंग 5, और एनसीआई का एनसीआई से माइनस करेंगे, दैट इज वर्किंग 4, जितना परसेंटेज एनसीआई का होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये फॉल्स हो जाएगा आपका। Impairment will be apportioned between the parent and NCI when NCI is valued at fair value. Obvious मैंने अभी भी बोला, तो ये true हो जाएगा आपका। So next question क्या है, which of the following is not a condition which must be made for the parent to be exempt from the producing consolidated financial statement. मैंने first question में भी explain किया था ये चीज। The activity of subsidiary are significantly different to the rest of the group and to consolidate them
would prejudice the overall group position. तो ये एक्टिविटी ऑब्वियसली इरेलीवेंट होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ने डिसाइड करेंगे कि एग्जेम्प्ट होता है कि नहीं। ये पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके पास चॉइस होता है। अगर डिफरेंट एक्टिविटी है या फिर सब्सिडरी का पुअर परफॉर्मेंस है या पुअर फाइनेंशियल पोजीशन है, उस केस में उसका मर्जी है कंसोलिडेट करे या ना करे, ठीक है। एग्जेम्प्ट तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो आपका ये आंसर होगा ए। बी क्या कहता है, अल्टीमेट पेरेंट प्रोड्यूस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंप्लाई विद आईएफआरएस स्टैंडर्ड एंड पब्लिकली अवेलेबल। एग्जेम्प्ट होने के लिए ultimate parent produce consolidated financial statement that comply with इसका मैं और देख के बताऊंगी, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी का दो ऑप्शन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करते वक्त भी एक्सप्लेन किया था। अगर पेरेंट का कोई डेब्ट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड नहीं है पब्लिक मार्केट में, उस केस में भी वो एग्जेम्प्ट होगा। और पेरेंट इफ होली या पार्शियली सब्सिडरी किसी का है, उस केस में भी एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था। मैं बी का देख के बताऊंगी, मैं श्योर नहीं हूँ एक्चुअली में ये सेंटेंस क्या कह रहा है। ओके ओके, सो आपका 155 क्वेश्चन क्या कहता है, what is the consideration paid for the branch on 1st January 20x1? ये कंसिडरेशन पेड का है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो आप लोग एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर हेल्प करूंगी आपको। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, ऑन 1st January 20x1 द ब्रांच परचेज 75% ऑफ द लीफ 80 मिलियन शेयर। मतलब 80 मिलियन शेयर जो है लीफ का, उसका 75% ऑन किया ब्रांच ने। एट दिस इट मीन ब्रांच आपका पेरेंट हो गया और लीफ सब्सिडरी। एट दिस डेट द लीफ रिटेन अर्निंग विल 60 मिलियन। मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन पे उसका रिटर्न अर्निंग 60 मिलियन है, जो कि वर्किंग टू कैलकुलेट करते वक्त हम लोग को हेल्प होगा। The consideration paid for the leaf was 2 branch share for the every 3 leaf share purchase। मतलब 2:3 रेशियो में, ठीक है। प्लस ए कैश पेमेंट ऑफ 1 पर परचेज शेयर्स एट द डेट ऑफ द एक्विजिशन एंड द वैल्यू ऑफ द ब्रांच शेयर वाज 2.50। ओके, तो पहले मैं कर ही देती हूँ, उससे बेस्ट होगा एक्सप्लेन करने से। तो उसने पहले कैश शेयर कंसिडरेशन पहले एज्यूम करते हैं। शेयर कंसिडरेशन क्या है, शेयर कंसिडरेशन में उसने 75% एक्वायर किया है 80 मिलियन शेयर। आउट ऑफ 80 मिलियन 75% एक्वायर किया है, जिसमें से उसने 2:3 मतलब 2 अपना दिया, तब उसका 3 लिया, ठीक है। और उसका मार्केट वैल्यू क्या था ब्रांच का, 2.50, ठीक है। अब कैश कंसिडरेशन में उसने कितना शेयर एक्वायर किया, 75% ऑफ 80 मिलियन, है ना। अब कैश कंसिडरेशन में $1 पे किया ना, तो ये हो जाएगा 60। से टोटल टीपीसी क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस। ये इजी था ना। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय। और प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए, है ना।